मैं देख रहा हूं कि हमारे देश का भविष्य यहाँ बैठा है और मिश्रा जी ने एक प्रयास किया है कि हम ऐसा क्या करें कि आने वाले टाइम में ये बच्चे, ये लोग जब ये बड़े होंगे, जब ये बच्चे, तो देश का भविष्य तय करेंगे यदि इनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने का जिम्मा है उनसे बड़ी पीढ़ी का, और फिर उसके बाद ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो आने वाले वक्त में राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अब मैं सोच रहा हूं कि इन बच्चों के सामने ऐसा क्या प्रस्तुत किया जाए कि इनको वो जीवन भर याद रहे। जैसे कि आपको अभी अभी रमाकांत मिश्रा जी ने बताया कि हमारे पास एक विद्या है और परमात्मा की कृपा से इस पे अभी तक, आज तक किसी ने काम नहीं किया है पूरे भारतवर्ष में। कभी पुराने समय में हमारे पूर्वज किया करते थे। महाभारत काल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। किस किस ने सुना है महाभारत के विषय में? हाथ खड़ा करके बताओ बच्चों। महाभारत सुना है? गुरु द्रोण के बारे में कौन कौन जानता है? द्रोणाचार्य के विषय में जानता है कोई बच्चा? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इनके विषय में कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करके बताओ। सारे के सारे पार्टिसिपेट, ऐसे पूरा हाथ, अरे पूरा हाथ देखो। ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, दोनों हाथ उठा लो। चलो, अर्जुन क्या चलाता होता था? धनुष, धनुष, ठीक है, धनुष बाण। भीम बल था, उसमें गदा चलाता था। युधिष्ठिर भाला, और नकुल सहदेव तलवार और बर्छा, फरसा। अच्छा, कर्ण वो धनुर्धर था, और दुर्योधन गदाधारी। अच्छा, इनको शिक्षा किसने दी थी? गुरु द्रोणाचार्य ने, ज्यादातर को, कर्ण को छोड़ करके। अच्छा, द्रोणाचार्य को कैसे पता चला होगा? अभी जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो फॉर एग्जाम्पल, और आप स्कूल में आए, आपके द्रोणाचार्य आपको पढ़ा रहे हैं। अब द्रोणाचार्य को कैसे पता होगा कि ये वाला बच्चा तो आर्मी में जाएगा, ये वाला बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, ये वाला बच्चा जो है वो खेती करके खुश रहेगा, या ये बच्चा नेता बनेगा बड़ा होकर? भाई, अगर द्रोणाचार्य को पता था तो उसने गुरुकुल में बचपन में जब बच्चे उसके पास आए तो आते ही बताया, कुछ दिनों के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, पानी का है, ऑब्जर्वेशन के बाद, कि भीम को गदा पकड़ा दी उन्होंने, है ना? क्यों भाई? भीम को बोला तुम गदा सीखोगे, अर्जुन को बोला तुम धनुर्धारी बनोगे, धनुर्धर बनोगे। कैसे पता चला होगा? अभिमन्यु के बारे में सुना आप लोगों ने? अभिमन्यु के बारे में क्या सुना है? अभिमन्यु के बारे में, चक्रव्यूह तोड़ने के लिए गया था। उसने चक्रव्यूह तोड़ना कहां से सीखा था? कब सीखा मालूम है? उसके बारे में यह कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण सुभद्रा को, अभिमन्यु की मां को, उस वक्त चक्रव्यूह को भेदना सिखा रहे थे जब वो अपनी मां के पेट में था, गर्भ में था। और सुनते सुनते सुभद्रा को तब नींद आ गई जब चक्रव्यूह को भेद करके बाहर निकलना था, अंदर जाने तक का तो बता दिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना, उसके अंदर घुसना गर्भ में ही सीख लिया था। ऐसा हो सकता है? बताओ जरा। हो सकता है। देखो कमाल की बात, ये हमारी कहानियां बनी हो, चाहे ये सच हो,
मैं इसमें नहीं जाऊंगा, है ना। भाई महाभारत का युद्ध हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन कहानी को जिस तरीके से बताया गया, हाँ आपको धूप लगती जाए तो आप छांव में आते जाना, अपने आप ही आ जाना, जिसको भी लगे, है भाई। चाहे वो बात कितनी ही सच हो, लेकिन कुछ समय के बाद आज की मेडिकल साइंस ने भी ये माना कि हमारे पूर्वज इन बातों को जानते थे कि बच्चे का दिमाग उस वक्त पूरी तरह से तैयार हो जाता है जब वो अपनी मां के पेट में होता है और 7 महीने का गर्भ होता है। आई बात समझ में? 28वें हफ्ते तक, 28वां हफ्ता प्रेगनेंसी का, गर्भधारण का, बच्चे का दिमाग पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब जब तैयार हो जाता है तो उसको बाहर की चीजें सुनाई भी देती हैं, क्यों, है कि नहीं? बाहर की चीजें सुनाई भी देती हैं, उसको अपने मां के जरिए बाहर की चीजें दिखाई भी देती हैं और वो महसूस कर सकता है। तो वो बातें उसके दिमाग में कहीं पड़ी होंगी। अब आप सब लोग यहां 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 8वीं के हैं? 8वीं के कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। 8th क्लास में कौन कौन पढ़ रहे हैं? ओके। आपको अपने बचपन की सारी बातें याद होंगी, जब आपने खाना खाना सीखा, दूध पीना सीखा, याद है? नहीं याद है? चलना सीखा तब? नहीं याद? बैठना सीखा तब? नहीं याद? जब मां के पेट में थे तब का कुछ याद है? नहीं याद? फिर अभिमन्यु को कैसे याद होगा? और फिर अभिमन्यु के बाद कोई ऐसा बच्चा क्यों नहीं आया? भाई एक कहानी अगर हमें मां के गर्भ से उठानी पड़ती है तो वो अभिमन्यु की उठानी पड़ती है, उसके बाद आज की कहानी क्यों नहीं? अभी हमारे पास आज की कहानी नहीं मिलती ना, क्यों? लेकिन आपको आज के बहुत सारे महान वैज्ञानिक और बड़े प्लेयर जरूर मिल जाते होंगे कि ये किसके घर में ऐसा कोई वैज्ञानिक था नहीं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, अब उनके घर, वो तो गरीब परिवार के बच्चे थे और पढ़ लिख करके वो उस मुकाम पर पहुंचे कि उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाता है। अब उनके पास वो विद्या कहां से आई होगी? सोचा आपने कभी? जब बड़े होगे धीरे धीरे तो इस दिशा में सोचना शुरू करोगे, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि आज इन विचारों का बीजारोपण आपके दिमाग में हो रहा है, जो मैं आज आपको बता करके जाऊंगा। और आने वाले वक्त के लिए आपको तैयार होना है कि आपके अंदर, एक एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई अभिमन्यु छुपा हुआ है कि नहीं? अब आप लोगों के अंदर कोई तो टैलेंट होगा। भगवान ने हर बच्चे को अलग बनाया है, ये सब जानते हैं, सबको पता है। और विडंबना क्या है अपनी, कि सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। किस किस को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और किस किस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? कोई बोलो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम तो डरते हो यार अपने टीचर से, इसलिए जान के नहीं बोलते हैं ना कि अच्छा नहीं लगता। मैं बताता हूं, पूरी क्लास में से सिर्फ 2, 3, 4, 5 बच्चों को ही पढ़ना अच्छा लगता है, बाकियों को तो अच्छा लगता है ही नहीं, है ना? ऐसा होता है ना? अब वो क्यों नहीं लगता, इसके बारे में अपने समाज में चिंतन नहीं है। उसका रीजन ये है कि जब परमात्मा ने आपको बनाया, जब आप अपनी मां के गर्भ में थे, उस वक्त आपका दिमाग तैयार हो गया और उसी टाइम कुदरत ने यह तय कर दिया कि इस बच्चे को ऐसा दिमाग दिया जा रहा है, ये बड़ा होकर के इस तरह के काम करेगा तो ही इसको अपना जीवन आनंदित महसूस होगा। अगर इसके अलावा उसने कुछ किया तो फिर उसको मजा नहीं आएगा।
जैसे बहुत से बच्चों को बोलना बहुत पसंद है, वो बोलते रहते हैं पूरा दिन, चबर 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 करके रखते हैं। है ना, आपका दोस्त भी एक आधा कोई ना कोई ऐसा जो चुप ही नहीं होता है। एक आधा बच्चा ऐसा जो चुप ही रहता है, उसको बोलो बोलो कुछ बोल, वो बोलता नहीं है, ठीक है तुम बोलते रहो बहुत है। एक बच्चा ऐसा है जो दौड़ता रहता है, चलता रहता है, हमेशा ही दौड़ता रहना चाहता है, उसको टिक के बैठ ही नहीं सकता। क्लास में भी बैठेगा तो हाथ पैर हिलते रहेंगे, गर्दन हिलती रहेगी, कभी ऐसे करेगा कभी ऐसे करेगा, हैं, कभी बालों में हाथ मारेगा, कभी अगले वाले की कमर में ही पेन चला देगा, उसके हाथ पैर चलते रहेंगे हमेशा, है ना। और एक आधा बच्चा ऐसा भी होगा जो रिसेस पीरियड में जब आधी छुट्टी होती है तो क्लास में ही बैठा रहता है, उसको बोलते हैं तुम बाहर खेल लो, बोला नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को क्लास में ठीक हूं मैं। है ऐसा बच्चा भी होता है ना कोई क्लास में बच्चा। अब किसी को मेला देखना बड़ा पसंद है, जहां भीड़ भाड़ हो, बहुत सारे लोग हो, मार्केट हो, उसमें जाना बड़ा पसंद है। किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना। कोई जब खेलने लगता है, आपने अपने गांव में कभी देखा है कि अलग अलग जगह पे ताश की मंडली बैठी रहती है? ताश वाले सुबह सुबह पहुंच जाते हैं 8 बजे, है ना, 8-9 बजे पहुंच जाते हैं, पूरा दिन, उनको दिन में खाना मत दो बेशक, वो लगे रहते हैं उधर ही ताश खेलने पे। अच्छा, कभी लड़कियां तो नहीं गई होंगी उनके आसपास, पर लड़के कभी उनका ताश खेलता हुआ किस किस ने देखा है? देखा किसी ने? हाथ खड़ा करके देखो, बताओ कि भाई हमने उनको ताश खेलते हुए देखा है। पास जाकर के बैठ गए हों, किसी का चाचा ताऊ हो, बुलाने चले गए हों कि आओ घर पे कोई आया हुआ है, वो बोलता है रुको 2 मिनट, बाजी खत्म करने के बाद ही चलते हैं। होता है कि नहीं, है ना। अच्छा, उनमें एक बंदा ऐसा होता है, आपने तो देखा ही होगा बाबूजी, आपने तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, एक बंदा ऐसा होता है कि पहला पत्ता पड़ते ही वो बता देता है कि सबके पास कौन से पत्ते हैं। है ना ऐसे? अब ऐसे बंदे होते हैं, वो पहला पत्ता पड़ता है और बाकी सबके पत्ते बता देता है कि कौन से पत्ते हैं। इसका मतलब उसको परमात्मा ने कोई खास दिमाग दिया है, जिसकी वजह से उसे उन पत्तों का सीक्वेंस, उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस तरीके से याद है कि ये इस सिरे में 52 पत्ते ऐसे सेट किए थे, और इन 52 पत्तों में से अगर ये पत्ता यहां गया है तो उसके ऊपर वाले और उसके नीचे वाले कहां कहां बटे होंगे, उसको सब मालूम है। ये कोई साधारण दिमाग नहीं कर सकता। नहीं समझे? ये हम नहीं बता पाते, ये वो स्पेशलिस्ट बता देगा। इसका मतलब आपका क्लासरूम में बैठा रहना, आपका मेलों में जाने का मन करना, ज्यादा बोलना कम बोलना, दौड़ते रहना, खेलना, और किस तरह की बात करना, क्या चीज तुम्हें, कौन से सब्जेक्ट में आनंद आ रहा है, किस सब्जेक्ट में बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। क्लास में एक टीचर की बात तो पूरी तरह से मानी जाती है, दूसरे टीचर की बात पूरी तरह से नहीं मानी जाती है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका दिमाग कैसा बना हुआ है। अब चूंकि आप सभी के सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको अपने बारे में थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपको मुर्गा बनाया गया हो क्लास में? हुआ? अच्छा, किस किस को मुर्गा बनने के बाद एकदम मजा सा आता है? मजा सा आता है? देखो, बंदे ने हाथ खड़ा किया अगर और उसको मजा आता है, इसका मतलब क्या है पता है? कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऊर्जा है जिसको जब निकला जाता है, जब आप मुर्गा, क्या है मुर्गा बनना? आसन है एक, है ना, एक शरीर का आसन है। जब वो आसन पूरा करते हो और जब दूसरी सजाएं मिलती हैं दौड़ने की, भागने की, तो आपकी वो ऊर्जा रिलीज होने के बाद आपको आनंद आता है। और एक दूसरा बच्चा है जिसमें वो ऊर्जा नहीं है, उसके लिए वो सजा है। दौड़ना उसके लिए सजा है जो बैठा रहना चाहता है, और बैठना उसके लिए सजा है जो दौड़ना चाहता है। जो दौड़ना चाहता है उसको दौड़ा देंगे तो सजा नहीं होगा, उसको तो फिर आनंद आएगा।
है कि नहीं? तो अब आप लोगों में से किस किस को कहानी कहना पसंद है और कहानी सुनना? अच्छा, सुनना सबको पसंद है, कहना पसंद नहीं है। कह क्यों नहीं पाते? क्योंकि जिसको कहानी सुनना पसंद होगा उसको तो कहना भी पसंद होना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि आप कहानियां पढ़ते नहीं हो, है ना? लाइब्रेरी है आपके स्कूल में, कहानियों की किताबें मिलती हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए, तो पढ़ते हो उनको, और किसी को एक्सप्लेन करना हो तो कर सकते हो या नहीं कर पाते? हाँ, नहीं कर पाते। ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आपके यहाँ खेल का ग्राउंड है? क्या क्या खेल खेलते हो? कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इतने सारे खेल खेलते हो। तो अपने आप खेलते हो या कोच भी है सिखाने के लिए? अपने आप खेलते हो या खिलाता भी है कोई? सर खिलाते हैं। बैडमिंटन किस किस को पसंद है? और फुटबॉल? फुटबॉल थोड़े लोगों को। देखो, बैडमिंटन में 2 प्लेयर चाहिए, उसमें ज़्यादा लोगों को पसंद है। फुटबॉल में ज़्यादा प्लेयर चाहिए, वो कम लोगों को पसंद है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो बोल बोल कर पढ़ता है, जिसको बोल बोल के पढ़ के याद होता है? हाथ खड़ा करो पूरा। और किसी को चुपचाप भी याद होता है? चुपचाप भी याद होता है। अच्छा, क्लास में कौन कौन है जो आगे बैठे हुए बच्चे की कमर में पेंसिल या पेन से कुछ कुछ लिख देता है कोई? बताओ बताओ। नीचे बैठते हो कि बेंच पे बैठते हो? बेंच पे बैठते हो ना? तो टीचर की बात सुनते सुनते पैर किस किस के हिलते हैं हल्के हल्के? इनके हिलते हैं। ओके। अच्छा, क्यों हिलते हैं मालूम है? नहीं मालूम। चलो, आप एक काम करते हैं, हम एक वो सब जगह पे मैं आमतौर पे बात करता हूँ ना, तब जब बच्चों के बीच में बच्चों को कुछ बताना होता है तो मैं एक कहानी बताता हूँ, अपनी तरफ से बनाई हुई कहानी बताता हूँ, और देखता हूँ कि बच्चे उस कहानी में से क्या क्या लेते हैं, क्या क्या समझते हैं। तो उसके हिसाब से फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह के बच्चे हो सकते हैं। डेफिनेट तो आएगा तब जब हम इसके ऊपर पूरे प्रोसेस पे काम करेंगे। तो एक बार कमर सीधी करो, बिल्कुल ऐसे कमर सीधी करके बैठ जाओ, ठीक है? और कितनी देर से, काफी देर से बैठे हो तुम लोग? एक बार खड़े हो जाओ फिर, ठीक है? हाथ ऊपर करो, ठीक? चलो, और एक बार हाथों को ऐसे ऐसे डालो, हाथों में हाथ डालो, उल्टा कर लो। जब मैं एक बोलूंगा तो पंजे पंजे पे खड़े हो जाना और हाथों को पूरा स्ट्रेच कर देना। एक, ऊपर ही रहना, अभी 2 पे नीचे आ जाना। अभी मैंने 2 बोला नहीं है, 2। तो अब बैठ जाओ। रिलैक्स हो गए ना? अभी ठीक हो गए? चलो देखो, सीधी कमर करो, आंखें बंद करो। देखना है मुझे कौन कौन चोर है। जो चोर होता है वो एक आंख खोल के देखता है थोड़ा थोड़ा, वो बंद नहीं करेगा, पूरा बंद करनी है आंख। आंखें बंद रखो, आंखें बंद, कुछ नहीं देखना आपको।
आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है, क्योंकि जब आप देखते हो तो आपका ध्यान कहीं इधर उधर भटकता है। तो इसलिए मैं आपको कुछ देखने से बंद कर रहा हूं कि आपने देखना नहीं, आंखें बंद कर लो, बिल्कुल बंद करो और सिर्फ सुनो मेरी बात को, और मेरी बात पर फोकस करना है। और एक बात, अपने दिमाग में कुछ और नहीं आने देना है। कोई फिल्म नहीं चलनी चाहिए, कोई कोई तस्वीर नहीं बननी चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी बात सुनना है और कहानी पे फोकस करना है बस। एक राजा और रानी घोड़े पे जा रहे हैं। बहुत तेज घोड़ा दौड़ रहा है और बहुत ही तेज। एक पगडंडी है, बहुत चौड़ा रास्ता नहीं है, पतला सा रास्ता है, बस एक घोड़ा ही दौड़ सकता है और पूरी तेजी से घोड़ा दौड़ रहा है। जंगल आ जाता है, पेड़ों के बीच में से होके निकल रहा है घोड़ा। कभी कभी पेड़ की कोई पत्ती टहनी लग भी रही है, राजा को कभी लग जाती है, कभी रानी को लग जाती है। और दौड़ते दौड़ते अचानक एक नदी आ जाती है, छोटी सी है, नाला सा टाइप। तो दोनों ने अपना अपना घोड़ा कूदा दिया उसके ऊपर से। जब कूद मारी घोड़े ने, दोनों के घोड़ों ने, तो रानी का घोड़ा गिर गया। रानी को चोट लग गई। फिर राजा ने उसे उठाया, उसने देखा उसके घोड़े पे भी, उसको भी चोट लगी है। तो रानी को उसने अपने घोड़े पे बिठा लिया और दूसरे घोड़े को साथ लेके चल पड़े। अभी आंखें बंद करके रखना है और मुझे बताना है कि किस किस ने शुरू में एक घोड़ा सोचा और बाद में दो घोड़े अचानक हो गए। किस किस ने सोच, आंखें बंद ही रखो, आंखें बंद रखो। किस किस ने पहले एक घोड़ा, किस किस ने शुरू में ही दो घोड़े सोचे, शुरू में ही दो घोड़े सोच लिए। दोनों काले घोड़े किस किस ने सोचे, दोनों सफेद घोड़े किस किस ने सोचे, एक सफेद एक काला किस किस ने सोचा। अच्छा, घोड़ा जब दौड़ रहा था तो उसके टापों की आवाज किस किस को सुनाई दे रही थी? ऐसे तगड़ 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 ऐसे सुनाई दे रहा था कि ऐसे जोर जोर से दौड़ रहा है। बताते जाना, क्योंकि अगर आप अपने मन की बात नहीं बताओगे तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको। किस किस ने रानी की ड्रेस भी डिजाइन करके रखी हुई थी कि कैसे कपड़े पहने हुए रानी ने, कैसे हार पहने हुए हैं, कैसा कुछ। राजा के कपड़े किस किस ने डिजाइन कर लिए थे? अच्छा, जब नदी सूखी किस किस के उसमें थी इमेजिनेशन में, और पानी किस किस के में था दिमाग में कि पानी है नदी में? अच्छा, जब रानी गिरी तो चोट किस किस ने देखी उसको लगी हुई? दर्द भी हुआ किसी को आप में से? एकदम आपको भी पेन हुआ हो, एकदम से लगा। और ब्लड किस किस ने देखा रानी का निकलता हुआ? अब हाथ नीचे करो, देखा? अब आंखें खोल लो। आपको तो नहीं पता ना कौन कौन आप में से हैं जिसको क्या दिखाई दिया, लेकिन आपको मालूम है मेरी बातें क्या थी। अब आप सोचो, मैंने तो ब्लड का नाम नहीं लिया था, मैंने तो नहीं कहा कि उसको खून आया था रानी को, आपने तो देख लिया। मैंने तो उसके कपड़े डिजाइन नहीं करने को बोला था, आपने तो कर लिए। मैंने तो घोड़े का रंग बताया ही नहीं था, किसी ने ब्लैक कर लिया, किसी ने व्हाइट कर लिया, किसी ने दोनों के अलग अलग कर लिए, किसी ने दोनों के एक जैसे कर लिए, है ना? यहां तक कि घोड़े के टापों की आवाज भी सुन लिया आपने। यानी कि वो घोड़ा दौड़ रहा है और आप आंख बंद करके उसे देख रहे हो, और देखते देखते आपको उसके पैर गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही है ना? कितना कमाल की बात है ना ये अपने दिमाग के बारे में। मैंने आपको कहा था ऐसा नहीं करना है, और फिर भी आप सबने किया। इसका मतलब अपने दिमाग में
कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको आप जितना मर्जी बंद करने की कोशिश कर लो, वो बंद होएंगे नहीं, है ना? अच्छा, कौन कौन बच्चा है जो अपने टीचर्स की और अपने माँ बाप की डांट खाना चाहता है हर रोज, कि हमको ना रोज एक थप्पड़ पड़ना चाहिए सुबह उठते ही, हमको डांट पड़नी चाहिए, स्कूल जाएंगे बिना डांट खाए मजा नहीं आता, नहीं आता मजा, है? नहीं है? अच्छा, खाते कौन कौन है डांट? खा कौन रहे हैं रोज रोज? मतलब कोई दूसरे दिन, कोई तीसरे दिन, कोई कभी किसी को किसी बात पर, कभी किसी को किसी बात पर पड़ जाती है डांट। अरे सबको पड़ती है, हाथ खड़ा करने में शर्माते क्यों हो? हमको भी पड़ती होती थी, करो नीचे हाथ, हम सबको पड़ती है। और सबसे कमाल की बात यह, जो आपको डांट रहे होते हैं उनको भी पड़ी होती है बचपन में, उन्होंने भी नहीं मानी अपने माँ बाप की कभी, आपने भी नहीं मानी, अभी मैंने कहा आपको, आपने वो भी नहीं माना, क्योंकि ये अपने दिमाग का मैन्युफैक्चरिंग है, ये अपने आप चलेगा जब उसको स्टिमुलस मिलेगा, जब उसको कोई उत्प्रेरणा मिलेगी, जब उसे कोई कोई चीज अपनी पसंद की मिलेगी, वो अपने आप ऐसे हो जाए। जैसे रानी बोला, मैंने राजा और रानी बोला, तो राजा की ड्रेस और रानी की ड्रेस या तो किसी कॉमिक्स में देखी हो या किसी सीरियल में देखी हो, उस सीरियल के हिसाब की डिजाइन हो जाएगी अपने आप। ये ऐसा होता है राजा, वो तुमने पहले देख रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको क्या चीज पसंद है और क्या नापसंद है, यह आपके बस की बात नहीं है, यह डिजाइन में है यहां से। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जिस बच्चे को घोड़े की टाप आवाज सुनाई दे रही थी, उस बच्चे को संगीत सुनना भी उतना ही पसंद होगा। कौन कौन लोग हैं जिनको घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दे रही थी? गाने सुनने पसंद है? तुम सबको पसंद है? हाँ भाई, चलो नीचे करो, है पसंद? अब सोचो कि वो आपके बस की बात नहीं है जो चीज आपको पसंद है। अब दो रास्ते हैं आपके पास जीवन में। पहला रास्ता कि जो भी व्यक्ति संगीत बना रहा है, जो भी गाने बना रहा है, आप उनके गाने सुनते रहो। और दूसरा रास्ता, आप अपना संगीत बनाना शुरू करो। कौन सा बढ़िया है? अपना संगीत बनाना। और अगर अपना संगीत बनाना शुरू करोगे तो आपको संगीत सीखना शुरू करना पड़ेगा। यानी आपके जीवन से अगर संगीत निकल जाए तो जीवन का सारा रस निकल जाएगा। और यदि संगीत आपका होगा तो फिर आपके समाज में गलत आदमी कोई दूसरा गलत संगीत नहीं लेकर के, आप जैसे फूहड़ गाने बनाते हैं ना, ये लोग बड़े गंदे गंदे से गाने बनाते हैं, जो मेन स्ट्रीम जो उद्योगपति लोग हैं, वो खत्म हो जाएगा और फिर आप अपनी लोक संस्कृति को बचाने वाला संगीत बना सकते हो। आई कुछ बात समझ में? अच्छा, किसको, कोई ऐसा भी था जिसको फील हो रहा था कि राजा मैं ही हूं, मैं ही बैठा हूं घोड़े पे, ऐसे पकड़ के चला रहा था? है कोई हाथ खड़ा करना? अरे होगा पक्का, आंख बंद करके, मैंने पूछा नहीं तो कर देते उस टाइम पे हाथ खड़ा। अभी शर्मा रहे हो। ऐसा होता है, यानी कि जब आप किसी की कहानी में मुख्य किरदार में अपने आप को मान लेते हो। किसी ने रानी सोचा मैं रानी हूं, मैं बैठी हूं घोड़े पे, लड़कियों में से नहीं सोचा? सोचा होगा किसी ने पक्का। चलो, अच्छा, जिसने ये देखा कि रानी की ड्रेस कैसी है, राजा की ड्रेस कैसी है, और उसी को रानी को लगी हुई चोट की जगह मालूम है कि कितना ब्लड कहां निकला, वो कौन कौन लोग हैं? हाथ खड़ा करो। जिसने ड्रेस डिजाइन कर ली थी, तुम थी एक तो। करो करो, हाथ खड़ा करो, दोबारा से बता रहा हूं मैं तुमको, घबराना नहीं है। जो आपको दिखाई दिया नीचे करो हाथ। अच्छा,
आप सब लोगों में से आपके घर वाले बोलते हैं कि तुम झूठ बोलते हो? बोलते हैं, है ना? नहीं, जिसने हाथ खड़ा किया उनको तो पक्का ही बोलते हैं। पता है क्यों? बड़ी गहरी साइंस है बच्चों। आपको हमने बोला नहीं कि तुमने ड्रेस को डिजाइन करना है, फिर भी तुमने उसकी ड्रेस अपने मन में सोच ली। इसका मतलब आपका दिमाग उस स्थान से, उस पॉइंट से, उस बिंदु से आगे सोचता है जहां तक कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है। यानी आप लोग उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अपना तड़का पक्का लगाओगे, अपनी बात उसमें जरूर घुसाओगे कुछ ना कुछ। मतलब आपका जो दिमाग है वो क्रिएटिव है, रचनात्मक है। आपको हर वो काम करना पसंद होगा जिसमें कोई नई चीज आएगी। तो आप कभी कभी अपने अंदर चल रही उस कहानी को भी अपनी मेन कहानी में घुसा दोगे, जिसकी वजह से आपके घर वाले आपको बोलेंगे कि तुम झूठ बोलते हो। रियलिटी में आप उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपको फिर वो सब बोलना या करना पड़ता है जो हो नहीं रहा आसपास। और उसी को हमारे बड़े लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये झूठ होती है। तो इसलिए आपके अंदर एक ऐसी प्रतिभा है जो आंख बंद करके भी इमेजिनेशन में आपको दिखाई देता है। कहानी चलती है दिमाग में अपने आप से तुम्हारे, है ना? अपने आप नई नई कहानियां बनती रहती हैं। अब उन कहानियों को आप अगर लिखना नहीं सीखोगे, अगर उसकी कोई कविता, कहानी, कोई पिक्चर, कोई तस्वीर कुछ बनाना नहीं सीखोगे, तो आपकी ये प्रतिभा यहीं धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। नहीं समझे? इसका मतलब आपके अंदर एक अलग से एक प्रतिभा है कि आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं। जिसने भी ये डिजाइन बनाया अपने मन में, जिसको वो डिजाइन अभी भी साफ साफ याद नजर आता है। और एक और बताऊं, अच्छे चित्रकार की पहचान क्या होती है पता है? अच्छे चित्रकार की पहचान ये होती है कि जब आपकी ड्राइंग की क्लास लगेगी और उस ड्राइंग की क्लास में आपका शिक्षक आपको बोलेंगे कि भाई इसमें रंग भरो, तो एक बच्चा तो होता है पूरा बढ़िया से रंग भरता है, और एक होता है ऐसे ऐसे करके भर देता है बस। वो जो ऐसे ऐसे करके भर रहा है ना, वो असली चित्रकार होने के चांस हैं उसके। जो अच्छे से रंग भर रहा है, आवश्यक नहीं है कि वो अच्छा चित्रकार बड़ा होकर के बने, क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। वो वैसा बच्चा है जो जितना बताया जाए उतना कर रहा है। उसको बताया कि साफ साफ रंग भरना है, वो साफ साफ भर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी क्रिएटिव आदमी बिल्कुल वैसे फॉलो नहीं करेगा जैसे उसको बोला गया है, उसमें वो अपना दिमाग डालेगा ही डालेगा। और जब कोई बच्चा अपना दिमाग उसमें डालने लग जाए, तो मतलब उस बच्चे के पास इस्तेमाल करने के लिए दिमाग है, तो उसे कुछ नया करने का मौका अपने समाज, अपने स्कूल, अपने माँ बाप को देना चाहिए। ऐसा एक थ्योरी डेवलप होती है। तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो? जिन्होंने भी रंग अपने आप डिसाइड कर लिया था घोड़े का, जिन्होंने भी कपड़े डिजाइन कर लिए थे, जिन्होंने ब्लड लगा और लगते ही उनको चोट खुद भी महसूस हुई हो, किसी को ठुड्डी पे लगी मान लो रानी को, और उसको यहां महसूस हुआ हो कि ओहो हो मेरे को भी ऐसे फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि वो बच्चे बड़े होकर के पूरे चांसेस हैं, अगर उन्होंने आज लाइनों को ड्रॉ करना सीख लिया तो बहुत शानदार चित्रकार, बहुत अच्छे ज्योग्राफी के मास्टर, बहुत अच्छे डिज़ाइनर, मतलब कपड़ों के भी डिज़ाइनर, गाड़ियों के भी डिज़ाइनर, घरों के भी डिज़ाइनर, यानी आर्किटेक्ट जिसको बोलते हैं, और दुनिया जहान की ऐसी विद्याएं जिनमें आंखें बंद करके इमेजिन किया जाता है, जैसे पिक्चराइजेशन है, फोटोग्राफी है, वीडियो मेकिंग है। आपको फोटो खिंचाने का भी शौक होएगा, जो लोग इस तरह के होते हैं, खींचने का भी होएगा। समझे? अरे कुछ बात समझ आ रही है मैं जो कह रहा हूं? अब कौन से रह गए बच्चे जिन्होंने टापों की आवाज सुनी, वो भी दूसरे वाले भी। क्लास में यही बच्चे जिनकी मैंने अभी अभी बोला ना ये बहुत अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं, यही बच्चे बहुत अच्छे रट्टेबाज भी होते हैं,
है ना, रट्टा मारते ना बढ़िया, सारी पूरी तस्वीर याद रहती है ना, क्या क्या लिखा हुआ था, पहले लाइन में क्या, दूसरी लाइन में क्या, तीसरी लाइन में क्या। अरे अरे मम्मी बस बस एक पॉइंट बता दो, अगला तो सारा बता दूंगी। ऐसा होता है कि एक रह गया पॉइंट, बाकी के उस पॉइंट पर निर्भर करते हैं। अगर वो वाला पॉइंट याद आ जाएगा तो बाकी सारा याद, वो नहीं आएगा तो बाकी भी नहीं आएंगे याद। ये इनका दिमाग बेसिकली चीजों को याद कैसे करता है, तस्वीर बना करके सामने। स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत करती होगी तुम, है ना, इनकी स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है बहुत सारी। जिन बच्चों का इस तरह का दिमाग होता है वो लोग केवल फोटोग्राफिक मेमोरी के भरोसे चलते हैं कि उस तस्वीर को घूर लिया और वहीं से बात समझ में आ गई। अब ये दूसरी टाइप के बच्चे जो मैंने कहा था, जिनके पैर हिलते रहते हैं बेंच पे बैठे बैठे, जो दूसरे, या अगर पैर नहीं हिलेंगे तो जो आगे सामने बच्चा पढ़ रहा है या शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसी टाइम किताब के अंदर गोले, वो जो ई ए, उनको काला करना शुरू कर देते हैं। कौन कौन है वो, उनका पेन चलता रहेगा, पेंसिल चलती रहेगी, या फिर उस बेंच के ऊपर ही लिखते रहेंगे कुछ ना कुछ, बेंच के ऊपर ही पेन चलता रहेगा, या कॉपी के किसी दूसरे पेज पे चलता रहेगा। ये वो बच्चे हैं जिनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके लिए बता देता हूँ। आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है शारीरिक ऊर्जा। यानी यदि आप कोई खेल ज्वाइन कर लेंगे, सुबह उठते यदि आप 1 घंटा खेल लेंगे, यदि आप चल चल के याद करेंगे, कोई है क्लास में छत के ऊपर चलता हुआ याद करता है, या फिर घर के अंदर कमरे में चलते चलते याद करता है कॉपी उठा के? कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। ये वही लोग हैं जिनके क्लासरूम में हाथ पैर हिलते रहते हैं, है ना। तीन तरह से याद होगा बच्चों को क्लास में। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा देखकर। बोलकर जिनको याद होगा उनको सुनकर भी याद होगा। देखना, लर्निंग मेथड के 3 तरीके हैं सीखने के। पहला तरीका है देख करके सीखना, यानी जिनको मैंने अभी अभी बोला था रट्टेबाज, ये वो बच्चे हैं जिनको कोई भी चीज केवल तब याद रहेगी जब वो चीज सामने होती हुई नजर आ रही हो। या तो किसी मूवी में, इन बच्चों को मूवी देखने का भी शौक होएगा, इनको कार्टून देखने का भी शौक होएगा, इनको वीडियो गेम खेलने का भी शौक होएगा, इनको टीवी में का, इनको स्क्रीन का शौक हो, क्योंकि ये देखने वाली जो चीज है वो चीज अट्रैक्ट करेगी इनको, है ना। यानी अगर तुमको टीवी वगैरह का ज्यादा शौक है तो टीवी छोड़ करके यदि आप अपनी चित्रकारी पे ध्यान दोगे तो आपको टीवी याद आना बंद हो जाएगा। आपसे अगर मोबाइल छुड़वाना है तो आप बच्चों को ये चीज देनी पड़ेगी, चित्रकारी, फाइन आर्ट्स। समझे? ये माँ बाप के लिए और टीचर्स के लिए पॉइंट है। दूसरे बिंदु वाले बच्चे वो थे जिनके हाथ पैर हिलते रहते हैं। इनको कोई भी चीज याद होगी तो वो करके याद होगी, यानी इनको दूसरे की किताब में लिखी हुई चीज कभी भी याद नहीं होगी, तो इनको अपनी कॉपी में ही लिखना पड़ेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, इन बच्चों को अपने आप से कुछ शरीर का हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी याद कर रहे हों। तो इसीलिए ऐसे बच्चे चल चल के याद करते हैं, या पेंसिल ऐसे हिलाते रहेंगे, पेन हिलाते रहेंगे हाथ में ले करके, है ना, वो याद करते, तो उनको याद जल्दी होगा। ये इस तरह के बच्चे होते हैं। ध्यान रहेगा कौन कौन लोग हैं, आपको पता रहेगा ना आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ध्यान आ रहा है कि मैं किस टाइप का बच्चा हूं। तो तुम्हें याद कैसे होगा, कि देखकर होगा कि खुद करके होगा। तो अपनी कॉपी बनाना शुरू करो। जो भी हिस्सा याद करना चाहते हो, जो भी चीज याद करना चाहते हो, उसको अपनी कॉपी में अपने हाथ से लिखना। अभी हमारे टीचर्स बोलते हैं ना क्लास के अंदर, बेटा ध्यान से सुना करो और फिर लिख लिख कर देखा करो। बोलते हैं ना ऐसा कि लिख लिख कर देखा करो। ये जो जिनकी बॉडी हिलती रहती है ना, इनके लिए है वो लिख लिख कर देखने वाला पॉइंट। वो जो शुरू में मैंने जिनको बारे में बताया था उनको लिखना पसंद नहीं होएगा, उनको लगा क्या लिखना पड़ता है। और एक बच्चा ऐसा था, ओह लिखना पड़ता है, लिखना में मजा आ रहा है, मेरे को लिखने में अच्छा लगता है।
तो किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लग रहा है, ये उसके दिमाग के डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है। अब जो तीसरे टाइप के बच्चे बच गए, वो जिनको घोड़े की टापें सुनाई दे रही थी, जिनको संगीत बहुत पसंद है सुनना, जिनको कहानियां सुनना और बोलना पसंद है, वो बच्चे हैं जिनको कोई भी चीज़ याद होगी तो केवल कानों के जरिए ही याद होगी। वो कहते हैं ना अपनी मम्मी को, मम्मी एक बार समझा दो। टीचर ने एक बार समझा दिया, याद हो गया, बात खत्म। किसी दूसरे से एक बार डिस्कस कर लिया, बात खत्म। यानी कि तुमको याद होगा तो एक दूसरे से चर्चा करके याद होगा। पता लग गया आप कौन सी कैटेगरी में आते हो या नहीं लगा? लगा? अच्छा, बढ़िया नेता कौन बन सकता है? देखो ना, बहुत सारे जीवन में बड़ा होने करके तुम्हें कुछ ना कुछ करना है ना, जीवन में कुछ करना है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे को क्या क्या करने का, क्या क्या करना अच्छा लगता है, और उसके हिसाब से आप तय कर सकते हो कि आपको अपने जीवन में बड़ा होकर के क्या करना है। जैसे कुछ बच्चों को डॉक्टर, वो बोलते हैं मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको रोज नए लोगों से मिलना पसंद होना चाहिए, क्योंकि रोज नए मरीज आएंगे आपके पास। दूसरा, लॉजिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, मतलब साइंस आप जब पढ़ते हो क्लासरूम में तो साइंस का कनेक्शन दूसरी चीजों के साथ आपको आना चाहिए। आदमी का शरीर काट करके उसके अंदर क्या क्या है वो देखने में आपका मन करना चाहिए, है ना भाई? मेंढक को काटा और उसको देखा अंदर क्या क्या, किस किस को लगा आय क्या। काटना जरूरी नहीं है, लेकिन आदमी के या किसी भी जानवर के या किसी जीव के शरीर का अंदरूनी भाग कैसे काम करता है, इसमें हमारी रुचि होनी चाहिए ना, तब आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। चित्रकार बनने का मैंने आपको बता दिया, आर्किटेक्ट बनने का मैंने बता दिया, प्लेयर बनने का मैंने आपको बता दिया। प्लेयर का बता दिया ना? स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्समैन बनने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए स्पोर्ट्समैन बनने के लिए? एक तो आपको दौड़ते रहना पसंद होना चाहिए, दौड़ने वाला खेल खेलोगे तो। दूसरा, आपका आत्मविश्वास होना चाहिए कि मुझे खेलना है ना? और तीसरा, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसे? कि बॉल आ रही है उधर से, आपने हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे किया हुआ है, और बॉल आके लगती है माथे में, है ना? आप उस टाइम पे ये देख ही नहीं पाते कि बॉल आ गई है, अब मुझे इसको पकड़ना है, किस जगह पर उसकी स्पीड कितनी है और उसका मोमेंटम कितना है, जिसके हिसाब से मैं अपने हाथ पैर को उस तरह से मैनेज कर सकूं। वो अपने आप ही होता है। जब आप खेलोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो। और खेलना तो हर बच्चे को वैसे ही चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन बनो या ना बनो, आपको स्पोर्ट्स को करियर के तौर पे लेना है कि नहीं लेना है, एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि आपको दिन में 1 घंटा 2 घंटा अपनी बॉडी का एक्सरसाइज तो करना ही करना है। वो चाहे आप घर का काम करके करो, घर में काम नहीं करने देते हैं घर वाले तो फिर खेत में करो, खेत में नहीं करने देते हैं तो स्कूल में खेलो। मतलब शरीर को किसी ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ज़रूर कराओ, और दिन में एक बार आपके शरीर से पसीना निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो जीवन की दिनचर्या का एक नियम बना लो। अब आपको 2-3 चीज़ें पता लग गई। आपको याद कैसे करना है मालूम पड़ गया? कोई है जिसको नहीं पता चला? मतलब मैंने जितनी बातें बोली हैं, किसी ना किसी कैटेगरी में तो आप पढ़ते होंगे ना कि मेरे लिए ये वाली बात बोली, मेरे लिए ये वाली बात बोली, मेरे लिए ये वाली बात बोली। किसी बच्चे को जीवन में क्या करना है, उसके लिए उसके दिमाग का जो स्ट्रक्चर है, उसका दिमाग का जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो उसके उस काम से संबंधित उसके जैसा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और इसका पता लगाने का काम असलियत में आपका नहीं है, ये काम है हमारा। हमारा मतलब आपसे बड़ी पीढ़ी का।
वो आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका तंत्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब चाहे इस काम को सरकार करे, पंचायत करे, स्कूल करे या माँ बाप करे, ये अलग बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं कि 100% रोजगार देने वाली शिक्षा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसी पढ़ाई अपने स्कूल में पढ़ो कि इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद आपको अपने जीवन में क्या करना है, समाज में कैसे समायोजित होना है, समाज में किस तरह का काम करना है और अपना स्थान सुनिश्चित करना है, इस तरह की पढ़ाई आपको स्कूल में पढ़ाई जाए। यानी आप जिस तरह का दिमाग लेकर के पैदा हुए हो, वैसे दिमाग के हिसाब से डिजाइन हो आपकी दिनचर्या और आपका पढ़ने का तरीका और आपका सिलेबस। क्यों? फिर सबको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा ना, फिर उसको अपनी रुचि का ही काम करना पड़ेगा कि जिसमें हमें मजा आ रहा है वही करना है। अभी एक डॉक्टर है, अगर कोई उससे पूछो जाकर देश की राजनीति में क्या हो रहा है, वो बोलेगा हमको कुछ नहीं पता, हमको तो बीमारी बताओ, हम तो इलाज बता देंगे। फिर कोई नेताजी है, उसको बोलो कि हमारे को कुछ पेन हो गया है शरीर में और आप कुछ दवाई दे सकते हो क्या, तो नेताजी बोलेगा हमसे राजनीति के बारे में पूछ लो, हमको शरीर का नहीं पता, उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाओ। होता है कि नहीं होता है? एक खिलाड़ी है, मान लो जैसे सचिन तेंदुलकर है, और 10वीं में फेल ही हो गया। वो बोलता है अपने को नहीं पढ़ने का मन करता है, अपने को तो खेलने खेलने में मजा आ रहा है, तो मेरा पढ़ने में मन नहीं है, तो वो पढ़ाई में फेल हो गया। लेकिन वो एक काम में एक्सीलेंट है, वो किसी ना किसी एक काम में इतना तगड़ा और इतना जबरदस्त है कि उसका मुकाबला कोई और नहीं कर पा रहा। तो क्या आपको अपने जीवन में वो एक काम मिला है जिसको लेकर के आप ये कह सकते हो कि इस काम में मेरे से बेहतर कोई नहीं है? अगर वो नहीं मिला है तो अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लीजिए बच्चों कि मुझे वो काम ढूंढना है, मुझे वो एक्टिविटी ढूंढनी है जिसको करके मैं समय का आभास भूल जाता हूं, जिसको करके मैं अपने आप को भूल जाता हूं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जब वो चित्रकारी करते हैं या संगीत सुनते हैं तो आंख बंद करके सुनते ही रहते हैं और भूल जाते हैं कि आसपास कुछ है। इसका मतलब वो जब संगीत के अंदर डूबेंगे अपने संगीत में तो बात उनकी कुछ और ही होगी। और इसी तरह से खेलने वाले बच्चे हैं, जिस तरह से गांव के अंदर वो ताश खेलने वाला आदमी अपने ताश में इतना डूब जाता है कि घर में अगर उसको कहे ना कि भैया तुम्हारी बीवी को पेट में दर्द है, तो बोलेगा रुक जाओ बाजी खत्म करके आता हूं। वो अपना काम खत्म हुए बिना नहीं आ रहा है। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि वो अपने काम में इतना डूबा हुआ है। यानी सोचो उस व्यक्ति को अगर कोई समाज के निर्माण का कोई ऐसा काम मिला होता जो उसकी रुचि और उसके दिमाग के स्ट्रक्चर के हिसाब से होता, तो वो कितने बड़े लेवल पर क्या कर सकता था। नहीं कि नहीं? क्या लगता है आपको? ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें सबको रट्टे मारना और पेपर देने की टेंशन हो, या ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कोई टैलेंट मिले और आप उसको निखार पाओ? कैसी होनी चाहिए? टैलेंट वाली। रट्टे वाली कौन कौन चाहता है कि याद करने वाली चाहिए हमको, तो बस कुछ नहीं चाहिए फालतू, सुबह अपना किताबों पे बैठो, सारा दिन याद करते रहो, शाम को पेपर ले लो हमसे। ऐसी किस किस को चाहिए? और आपको पढ़ते हुए आनंद आता रहे, पढ़ने में भी आनंद आए, सीखने में भी आए, और फिर जो काम दिन में कर रहे हो उसको पूरे मजे से करो। ऐसी शिक्षा किसको चाहिए? नहीं चाहिए? आनंद आने वाली शिक्षा नहीं चाहिए? हाँ तो फिर हाथ खड़ा करो ना, चाहिए तो। अच्छा चलो तो पहले वाली भी किसी को चाहिए? हाथ नहीं खड़ा किया था आपने। देखो, आपको जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा होकर के करना है, अपना घर और अपना जीवन चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन सबसे बेहतर है यदि आप वो काम करें जिसके लिए परमात्मा ने आपको बनाया है,
और उसके लिए हमने साइंस पर काम किया है, बहुत बड़े लेवल पर काम किया है। हम आप लोगों के पास इतनी दूर से आए हैं, उसका मकसद ये है कि एक तो आपको ये मालूम पड़ जाए कि ऐसी शिक्षा पद्धति संभव है बनना। दूसरा, यदि इस एक्टिविटी में आपके पेरेंट्स शामिल नहीं होंगे, क्योंकि देखो, आपको कोई चीज़ कितनी ही अच्छी लगती हो, विद्यालय के प्रबंधन को कितनी ही बढ़िया लगती हो, वो तब तक अपने गांव के लेवल पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती जब तक स्टेक होल्डर, यानी कि जो आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसा दे रहा है, वो कौन दे रहा है? आपके माता पिता। तो आपके माता पिता अगर इसमें शामिल नहीं होंगे इस एक्टिविटी के अंदर, तो तब तक हम लोग कोई ऐसी शिक्षण व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। यानी ये एक त्रिध्रुवीय काम है, जिसमें एक सिरे पर बैठा है बच्चा, दूसरे सिरे पर बैठा है त्रिकोण के शिक्षक, और तीसरे पर बैठा है आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स, शिक्षक मिल करके एक ऐसे समाज का निर्माण करा जो समाज अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए ऐसी शिक्षण व्यवस्था बनाने की दिशा में कार्य करे, और फिर बच्चे उसमें अपना संपूर्ण योगदान दें। ठीक है? बोर हो गए? पूरी तरह से बोर हो गए? पूरी तरह से? बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी सुनने का? सोने का मन कर रहा है? नींद आ गई है? नींद आ गई है? तो बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? नींद आ गई है? नहीं आई है। अच्छा, सुनाई दे रहा है? मैं बड़ा बड़ा सा तो नहीं दिखने लग गया? आंखें थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाता है, टीचर दूर दूर सा दिखाई देने लग जाता है। दिखना दूर सा दिखने लग रहा है। अच्छा, अपने बारे में कुछ पूछना चाहोगे आप लोग? कोई भी बच्चा अपने विषय में कुछ पूछना चाहेगा? बताओ। देखो, जब तक आप लोग बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए? क्या रहती है आपकी दिनचर्या? क्या रहती है? सुबह उठे, तैयार हुए, खाना खाया, स्कूल पहुंचे, क्लास लगाई, क्लास में जो टीचर ने बोला वो नोट कर लिया, फिर घर जा कर के उसको कॉपी में उतार लिया, फिर याद कर लिया, फिर थोड़ा सा मोबाइल देख लिया, फिर टीवी देख लिया, थोड़ा गली में खेल लिए, फिर शाम को आए, फिर थोड़ी स्क्रीन देख ली, खाना खाए, कुछ टाइम के बाद सो गए। ऐसा रहता है? कुछ क्रियात्मक भी करते हैं आप लोग? कुछ क्रिएटिव, रचनात्मक रहता है कुछ? कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको लगता हो कि ये कुछ नया है जो हमें करना है? चाहोगे कुछ नया करना? यदि कल को मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि आपका स्कूल प्रबंधन और आपके माँ बाप मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने लगें कि आपका जो फ्री टाइम है उसका इस्तेमाल होने लगे आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए, और जो आपका स्कूल का समय है उसमें आप समय लगाओ नई नई चीज़ें सीखने में, बजाय इसके कि रट्टे वाली शिक्षा। हम एक ऐसी व्यवस्था के ऊपर काम कर रहे हैं जो आपके जीवन के लिए आपको तैयार करे। तो मैं ये मानता हूं कि यदि हम लोग इस बात को मान लें कि बच्चा परमात्मा ने संपूर्ण पैदा किया है 100%, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, सबके अंदर। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका रोल है इस दुनिया में आने का। वो रोल क्या है, अगर ये बात समाज को नहीं पता चल रही तो ये गलती समाज की है। अगर ये बात अपने सिस्टम को पता नहीं चल रही तो ये सिस्टम की गलती है, आपकी गलती नहीं है। इस मिशन पर हम लोग निकले हुए हैं, तो हम ऐसी उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में कि आपके पेरेंट्स को भी इस पूरी मुहिम के अंदर शामिल किया जाए, पूरे गांव को इस मुहिम में शामिल किया जाए, और अगले महीने की 25 अगस्त को, यानी कि अगले महीने की 25 तारीख को, यानी 25 अगस्त को हम लोग दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसका थीम पेरेंटिंग और एजुकेशन,
यानी कि हम अपनी परवरिश में क्या बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, हम अपनी शिक्षा में क्या क्या बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, पहले इसको समाज माने, पहले इसको समाज समझे, और समझने के बाद जब इसको स्वीकार कर ले तो उसके बाद उसमें ऐसा बदलाव लाने की दिशा में काम करे कि हम आने वाली पीढ़ी में हर बच्चे को समाज में उसका स्थान प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जब तक हमारा समाज ये मानेगा नहीं कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, तब तक वो सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जब आपका पेपर होता है तो आपके पेपर में एक बच्चा फर्स्ट आता है ना, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, एक फोर्थ आता है। तो जो सेकंड नंबर पे बच्चा आ रहा है उसके घर वाले उसको क्या बोलते हैं? कोई है जो पिछली बार सेकंड कौन आया था? हाथ खड़े करना अपनी अपनी क्लास में, सेकंड कौन कौन आया था? 1 2 3 4, ये चलो ये बच्चे सेकंड आए थे, तो इनको क्या बोला होगा घर वालों ने? फर्स्ट कौन आया? सबसे पहले पूछा होगा फर्स्ट कौन आया? आपने बताया फर्स्ट वो आया। अच्छा, उस पर ज़्यादा दिमाग है क्या? वो ज़्यादा खाना खाता है क्या? तुम्हारे क्यों नहीं आए? तुम्हारे कितने नंबर कम रह गए? अगली बार मेहनत करना, अगली बार तुमको फर्स्ट आना है। ऐसे बोला? यही बोला ना? हाँ भाई, यही बोला कि अगली बार तुमको फर्स्ट आना है। लेकिन ये तंत्र क्या कह रहा है कि आपको फर्स्ट आना है। दूसरा बच्चा जैसे ही आप फर्स्ट आओगे तो जो पिछली बार फर्स्ट आया था उसे नीचे आना पड़ेगा। यानी आपकी तरक्की का पैमाना यह है कि दूसरे की तरक्की रुक जानी चाहिए। दूसरा पीछे जाएगा तो आप आगे आएंगे। यह पैमाना ही गलत है। आप सब लोग परमात्मा ने एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए पैदा नहीं किए हो। आपको सह अस्तित्व में एक साथ एक दूसरे का पूरक बनकर रहने के लिए पैदा किया गया है। समझे? और आपको ऐसा दिमाग दिया गया है कि आप एक दूसरे को पूरा कर सकते हो। एक बच्चे के पास दूसरी विद्या है, दूसरे के पास कोई और विद्या है, तीसरे के पास कोई और। अभी मैंने जो आपको बताया ये एक्टिविटी करके, ये मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि आप सबके पास अलग एंगल से सोचने का दिमाग है। किसी भी एक मुद्दे पर आप अलग अलग दिशा में सोचते हैं। तो जब आप अलग अलग दिशा में सोचते हैं तो फिर आपको एक ही जैसी शिक्षा प्रणाली के अंदर क्यों घसीटा जा रहा है, ये सवाल तंत्र से हम लोग पूछते हैं कि इन बच्चों को इनकी ओरिजिनलिटी को बनाए रखने वाली शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे, और वो ओरिजिनलिटी को बनाए रखने की शिक्षा दी जाए, इनको एक साथ रहने का हुनर सिखाया जाए, समाज में एक दूसरे का पूरक बनने का तरीका बताया जाए। ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारी होनी चाहिए जिससे कोई भी बच्चा इसमें एक दूसरे से पिछड़े नहीं। मतलब इसमें हमें आगे नहीं निकलना है। अभी मुझसे, मैं आपको बताता हूं, मेरा बेटा अभी अभी 12वीं क्लास पास किया है। तो जब वो 10वीं क्लास में था तो उसके क्लास टीचर ने मुझे बुलाया। मैं गया था उसके स्कूल। तो मुझे उसके क्लास टीचर ने बताया, सर यशस्वी को बोलिए थोड़ा पढ़ाई कर लेगा। मैंने बोला, अगर वो पढ़ना नहीं चाहता है गुरुजी, तो इसका मतलब आपकी क्लास में टीचर को पढ़ाना नहीं आता है। मैंने ये बोला उसको। टीचर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं। नहीं, बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके हिसाब का टीचर होगा। मेरा बच्चा तब पढ़ेगा जब उसके हिसाब का टीचर होगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो ना पढ़े, कोई बात नहीं। वो बोलते फेल हो जाएगा। मैंने बोला, क्या होगा उससे अगर मेरा बच्चा फेल हो जाएगा? तो पीछे रह जाएगा। कंपटीशन का जमाना है, तो आगे निकलकर भी जाएगा कहां वो? किससे आगे निकलेगा? और आगे निकल के मान लो दौड़ जाएगा और बहुत आगे निकल जाएगा, अकेला खड़ा होगा ना वहां पे। हमें अकेला रहने के लिए तो पैदा किया ही नहीं गया। परमात्मा ने हमको अकेला टॉप पर रहने के लिए पैदा नहीं किया है। परमात्मा ने हमको एक साथ रहने के लिए पैदा किया है, सभी जीव जंतुओं के साथ। ये पेड़, ये पौधे, ये जड़ी बूटियां, ये घास, ये जीव, ये पशु, ये पक्षी, ये पंछी, ये मिट्टी, ये पानी, ये पहाड़, ये जो भी है अवेलेबल, इन सब को एक साथ एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रहने के लिए इनको पैदा किया गया है।
ऐसा नहीं होगा कि जहां इंसान होगा वहां सारे पेड़ों को काट देगा, सारे जानवरों को मार देगा, सभी जीवों को, कि सिर्फ मैं बचूंगा और फिर जो टॉप पे है वो कहेगा मैं अकेला रहूंगा, बाकी सबको रहने का अधिकार नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको साथ ही रहना है। इसलिए कोई फर्स्ट आने वाला गेम जो है वो नहीं करेगा, कम से कम मेरा बच्चा तो नहीं करेगा फर्स्ट आने वाले किसी पार्टिसिपेशन में। और इस तरह से हमने अपने बच्चे को बोला कि देखो, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाई करो, जितनी मर्जी पढ़ाई करो, पर फर्स्ट आने के लिए मत पढ़ना। इसलिए पढ़ना क्योंकि तुमको पढ़ना अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश ये करूँगा, अपने जीवन में अगर तुम्हें पढ़ने में आनंद आ रहा है ना, तो पढ़ो। और अगर आनंद नहीं आ रहा है तो जो बेसिक पढ़ाई पढ़नी पड़ रही है वो तो पढ़ो ही, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन साथ ही साथ उस चीज को ढूंढो, उस काम को ढूंढो जिसको करने में तुमको पूर्ण रूप से आनंद आ रहा है, जिसको करके तुम समय अभाव, जिसको करके तुम समय का आभास भूल जाते हो। जैसे कुछ बच्चे ड्राइंग करते हुए भूल जाते हैं कितना समय हो गया, इस काम में डूब जाते हैं। तो वो काम कौन सा है जिसमें डूब करके तुम समय का आभास भूल जाते हो, वो ढूंढना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा कार्य जिस दिन तुमको मिल जाएगा, उस दिन के बाद जीवन तुम्हारा अपने आप सुखमय हो जाएगा। सुखी जीवन जीने का और कामयाब जीवन जीने का एक ही पैमाना है कि आप यदि वर्तमान में रहना सीख जाते हो, यदि आप ऐसा कार्य करते हो जिसमें आपको अपने भूतकाल से लेकर के कोई पछतावा ना हो और भविष्य को लेकर के चिंता ना हो, और वर्तमान में जो काम कर रहे हो उसमें आनंदित हो, तो आप कामयाब माने जाओगे, चाहे आपके पास एक भी पैसा ना हो। समझ गए? कहीं ये मत सोच लेना कि कोई नौकरी मिलेगी उसको कामयाबी कहते हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा उसको कामयाबी कहते हैं, कोई बड़ा मकान बन जाएगा उसको कामयाबी कहते हैं, कोई बड़ा पद मिल जाएगा। ये कामयाबी नहीं है। अगर ये कामयाबी होती बच्चों, तो अमीर आदमी के घर में कभी झगड़े नहीं होते। अगर ये कामयाबियां होती तो बड़े अफसर कभी उनके घरों में कभी तलाक नहीं होते, वो कभी कोई जीवन में गलत कदम नहीं उठाते, अगर इसको कामयाबी कहते, है ना। और फिर तो गरीब आदमी को तो खुश रहने का अधिकार ही नहीं होता। और हम माँ बाप से ये कहते हैं हमेशा कि बच्चा आपसे सुविधाएं नहीं मांगता है, बच्चा आपसे बहुत पैसा धन दौलत नहीं मांगता है, बच्चा केवल एक चीज़ मांगता है कि माँ बाप ये बात सुनिश्चित कर दें समाज के अंदर कि जब वो बड़ा हो तो उसे एक सुरक्षित समाज मिले और उसे अपना मनपसंद कार्य करने की आज़ादी मिले। मनपसंद कार्य करने की, वो खेत में काम करना चाहता है तो उसको वो सुविधा मिले कि तू खेत में काम कर ले, वो नहीं करना चाहता है तो ढूंढ के क्या करना है। समझ गए ना। जैसे कोई बात ये कहते हैं ये तो बच्चा कुछ करना ही नहीं चाहता, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ नहीं करना चाहता। खाली बैठ करके तो थक जाते हैं, कितनी देर बैठेंगे, खाली बैठ के थक जाएंगे, फिर बोलेंगे कि अब कुछ करें, क्या करें। अगर वो काम जो दिया गया है अगर उसमें आनंद नहीं आ रहा है और जिस काम के लिए बना है अगर उसकी सुविधा आसपास नहीं है, केवल वो रास्ता होगा जब आप किसी गलत रास्ते पर पड़ोगे। और उसमें एक चीज जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली है आने वाले वक्त में, जो मैं आपको और कहना चाहूंगा, वो है आपके घर में रखा हुआ मोबाइल। कौन कौन बच्चा है जो 15 मिनट से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है? हाथ खड़े करो। वो कोई बात नहीं है, सभी करते हैं, इसमें क्या, सबके घर में है। कभी होमवर्क करने के लिए, कभी चैटिंग करने के लिए, कभी इंस्टा चलाने के लिए, कभी फेसबुक चलाने के लिए, कभी रील देखने के लिए, कभी वीडियो देखने के लिए, कभी यूट्यूब देखने के लिए, कभी कोई पढ़ने के लिए। अब करते हो, हाथ खड़ा करो, कौन कौन है, कौन कौन यूज़ कर रहा है मोबाइल? ओके, अब मैं आपको मोबाइल के बारे में कुछ सच्चाई बताता हूं। सुनो, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में किस किस ने सुना है? क्या होता है, पता है क्या होता है? क्या नहीं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस बताता हूं। जितने रंग हैं दुनिया में, अगर हमारी आंख
उन सभी रंगों को पहचान सकती है तो हमारी आंख पूरी तरह से स्वस्थ मानी जाएगी। परंतु यदि वो रंगों में छुपे दूसरे रंगों को अगर नहीं डिटेक्ट कर पा रही तो उसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। पुलिस में, फौज में या किसी भी सरकारी नौकरी में जब आप जाते हो तो उस टाइम आपका जब मेडिकल टेस्ट होता है तो वहां उसकी टेस्टिंग होती है। उसमें क्या होता है, आप सब मोबाइल यूज करने वाले बच्चे हो, आज जा करके आपने अपने मोबाइल पर यह सर्च करना है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्या होता है। अब इसको समझना है अगर, तो जब आप देखोगे उसमें एक डॉट लगी, काफी सारी डॉट लगी हुई हैं लाल रंग की, और उन्हीं के बीच में हल्का सा हरे रंग का एस लिखा हुआ है ऐसे करके, या कोई और रंग लिखा हुआ है, या कोई तस्वीर बनी है, कोई किताब छपी है, कोई भालू का चित्र छपा है, या कोई और दूसरे रंग में छपा है। तो जब वो छपा होता है उसको पहचानना होता है कि इसके अंदर एक कलर है, कि इसमें ये तस्वीर छपी है। कुछ बच्चों का दिमाग उसको देख नहीं पाता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है और जो टेलीविजन की स्क्रीन है, उस स्क्रीन के अंदर छिपे हुए कलर होते हैं, वैसे ही जैसे कलर ब्लाइंडनेस के कलर है। तो जिस बच्चे को वो कलर्स दिखाई दे रहे हैं वो बच्चा उनको पहचान नहीं पा रहा है, पर दिमाग पे लगातार सबकॉन्शियस माइंड पे उनका असर जा रहा है। जैसे कोई तस्वीर अच्छी होती है वैसी कोई तस्वीर बुरी भी होती है, और जब कोई तस्वीर आपको बार बार दिखाई जाती है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर उसकी तस्वीर परमानेंट तरीके से छप जाती है। ऐसे ही जो मोबाइल बनाने वाला तंत्र है, जिसने ये मोबाइल बनाया है, इसका पर्पस आपको स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने मोबाइल आपके लिए नहीं बनाया है, देश की जनता के लिए नहीं बनाया है। उन्होंने देश की जनता की जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए बनाया है और आपके हाथ में दिया गया है। तो जब आप उसको थोड़ी देर तक देखते हो, शुरू शुरू में बच्चा बोलता है अपनी माँ को, अपने पापा को, 10 मिनट के लिए दे दो। वो 10 मिनट के लिए लेता है। 10 मिनट पूरी हो जाए और उसकी मम्मी बोले लाओ अब मोबाइल दो फटाफट, तो बोलता है 5 मिनट और, 5 मिनट और। करते हो ना ऐसा? और 5 मिनट और 5 मिनट। जब गेम में जब पॉइंट बनते हैं, 1 लाख पॉइंट हो गए, हाँ मजा आ गया, 1,50,000 होने वाले हैं, 50,000 और पूरे कर लूं, और फिर 1 लाख पूरे कर लूं। ऐसा करके हम गेम खेलते रहते हैं। असल में जब हम उसमें कोई वीडियो पूरी करते हैं, जब हम उसमें कोई गेम में कोई लेवल पूरा करते हैं या किसी एक बिंदु तक पहुंचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल है वो रिलीज होता है, हार्मोन बोलते हैं, उसका नाम है डोपामिन। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलेंगे? डोपामिन। जो 8वीं क्लास और उससे ऊपर वाले बच्चे हैं वो ढूंढना डोपामिन क्या होता है। डोपामिन की वजह से हमें आनंद का अनुभव होता है, यानी हमें अंदर ही अंदर अच्छा लगता है। तो जब आप गेम जीतते हो या पूरा करते हो तो आपको अच्छा लगता है, अगली बार और करना चाहते हो, फिर आपको और करना चाहते हो। यानी मोबाइल पहले आप 15 मिनट के लिए शुरू किया था और फिर एक टाइम आएगा जब आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे मोबाइल पे लगे रहोगे और आप भूल जाओगे। एक चीज और देखिए, आप में से जो बच्चे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप में से उनकी आंखें थोड़ी सी सूख गई हैं, उनकी आंखें हल्की हल्की कभी कभी पेन करती हैं, या उनको नींद सी आई रहती है, सुस्ती सी आई रहती है। आंखों में जब मोबाइल को ज्यादा देर तक ऐसे करके गेम खेलते हो ना, तो आंखें पलक झपकना भूल जाती हैं, ऐसे देखते रहोगे, खुले रखते हो, और आंखों को जितना कम झपकाओगे उतनी आंखें ड्राई हो जाएंगी। आंखें सूख गई तो जीवन भर आपको फिर उनको गीला रखने के लिए दवाई डालनी पड़ेगी। पहली बात, जीवन भर के लिए आंखें खो दी। दूसरी बात, डोपामिन रिलीज करने का रास्ता आपने दूसरा ढूंढ लिया। डोपामिन कैसे कैसे रिलीज होता है? जब आप कोई कहानी पूरी करते हो, जब आप अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करते हो, जब आप ग्राउंड में खेलते हो, जब आप अपने डंगरों के साथ काम करते हो, पशुओं के साथ, जब आप अपने माता पिता की मदद करते हो,
जब आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो डोपामिन रिलीज होता है। अब मोबाइल यूज कर रहे हो तो भी डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो अच्छा काम करने के मुकाबले और मोबाइल पे गेम खेलने में कम जोर लगता है। तो हम वो अच्छी फीलिंग के लिए मोबाइल को प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे और बाकी चीजों से हट जाएंगे। अब आप घर का काम में मदद नहीं करोगे, कोई बोलेगा तुमको खाना खा लो तो उठने का मन ही नहीं करेगा, अब तुमको अपने खेत में जाने का मन नहीं करेगा, खेलने का मन नहीं करेगा, और आप ज्यादा समय मोबाइल पर बिताना शुरू कर दोगे उस डोपामिन के लिए। समझे? मोबाइल पे समय बिताया तो आंखें ड्राई कर लोगे, आंखें ड्राई कर ली, डोपामिन रिलीज होना एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ज्यादा समय तक मोबाइल यूज करोगे तो भी थोड़ा डोपामिन रिलीज होगा, और फिर आपको पूरा पूरा दिन मोबाइल पे ओटीटी पे सीरीज खत्म करने के बाद भी मजा नहीं आएगा। उस दिन आप अगर किसी नशेड़ी के हाथ लग गए तो आप एक नशेड़ी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यानी अगर आपने बड़ा होकर कोई नशा करना है, नशाखोर बनना है, तो मोबाइल का इस्तेमाल किया करो पक्का। अगर बड़ा होकर तुमको जुआरी बनना है, नशेड़ी बनना है, अपराधी बनना है, खराब आदमी बनना है तो मोबाइल का इस्तेमाल करो पक्का। लेकिन यदि समाज का उपयोगी तुमको कुछ बनना है तो मोबाइल का इस्तेमाल इमीडिएटली बंद कर देना पड़ेगा, चाहे उसमें कितनी ही काम की बात आई हुई हो। अपने शिक्षकों को बोलो कि मुझे ये वाली चीज का नॉलेज चाहिए, उस वाली चीज के नॉलेज के लिए जो किताबें हैं वो तुमको रिकमेंड करके बताएंगे। हो सकता है कि आपकी लाइब्रेरी में वो किताबें आ जाए, लेकिन मोबाइल में अगर वो चीजें तुम्हें जल्दी ढूंढने से मिल रही हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोबाइल में गलत इंफॉर्मेशंस भी बहुत ज्यादा आ रही हैं। आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अचानक से ऐसी वीडियोज आ जाएंगी जिनको आप अपने परिवार के साथ नहीं देख पाओगे, और वो जानबूझ के आती हैं। उसका तरीका है उन लोगों का, क्या तरीका है कि जब मोबाइल के अंदर आप देखते हो तो मोबाइल का फ्रंट कैमरा आपकी तस्वीर ले रहा होता है। पता है क्या आपको ये बात? आपका कैमरा 24 घंटे ऑन रहता है मोबाइल का, वो कैमरा एंड वहां पर एक डिजिटल एनालॉग बन रहा होता है, और वो जो जितना भी वहां पर डेटा इकट्ठा हो रहा है उस डेटा को वो मैसेज भेज रहे हैं कि इस मोबाइल को इस्तेमाल करने वाला बच्चा ये है, इस मोबाइल को इस्तेमाल करने वाला लड़का है कि लड़की है, उसकी उम्र कितनी है, वो कैसी कैसी चीजें सर्च कर रहा है, वो सारी जानकारी उनके पास रहती है। तो जब उनको नई जनरेशन खराब करनी होती है तो उस मोबाइल के ऊपर जानबूझ के पॉपअप वीडियो इस तरह की आएगी जो कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। जानबूझ के आएगी। आप मोबाइल यूज करते हो, आपके मोबाइल पर आएगी वो। फिर क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आपको इतनी समझ नहीं है कि क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है, आप गलती से बाय चांस कभी कभी क्लिक कर देते हो कि देख ही लेते हैं क्या है इसके अंदर। ऐसा उसमें लिखे हेडिंग भी ऐसी आती है जैसे मन करता है कि देख लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। उसमें देखते हैं क्या मिलेगा के लिए आपने क्लिक कर दिया और फिर आप उस दलदल के अंदर घुसते चले जाओगे। या तो उसमें हिंसा वाली वीडियो मिलेंगी या उसमें अश्लीलता वाली वीडियोस मिलेंगी। मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? आप नहीं भाग सकते उससे, ये प्लानिंग करके आपको दिया जाता है। तो अगर इससे पीछा छुड़ाना है तो एक ही रास्ता है कि संकल्प ले लो कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना है। और अगर आपको इस मोबाइल के अंदर क्या कितनी खतरनाक चीज है अगर ये देखना है। कोई बच्चा आप में से जिम जाता है क्या? खेत में काम करता है कोई? आ जाओ, बड़े वाले बच्चे आ जाओ, खेत में काम करने वाले 2 बच्चे, कोई भी 2 बच्चे। ये इसलिए, आपकी कौन सी क्लास है? 10th 10वीं क्लास के बच्चे हैं ये। आप ही के क्लास के बच्चे हैं ना? अब मैं तो कोई आ जाओ इधर, आ जाओ पास आ जाओ मेरे। देखो ये 10वीं क्लास के बच्चे हैं और आप ये एक्सरसाइज अपने घर पे करना, ठीक है? मोबाइल है आप लोगों के पास? नहीं है। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं, ये जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं, ये आपने अपने घर पे करना है। एक जना इधर आ जाओ मेरे, एक जना इधर आ जाओ, पास आ जाओ मेरे, बिल्कुल पास, यहाँ पे नजदीक आ जाओ। आप अपने घर में एक एक बंदे के साथ कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अपना हाथ ऐसे करो, ये वाले बच्चों, इनके लिए है, इनके लिए
इनके लिए आपने नहीं करना, आप बैठे रहो। मैं हाथ नीचे दबाऊंगा और आपने ये दोनों हाथ नीचे दबने नहीं देने हैं, ठीक है? पूरा जोर लगाओ, जितना जोर लगा सकते हो, दबने नहीं देना। पूरा जोर लगाया इसने, तुमने भी लगाना है, पूरा जोर लगा, लगा जोर, नीचे मत जाने दे। जान तो है भाई, जाने नहीं दे रहा। ये तो ये तो जाने लगा था इसका तो हाथ, इसमें मजबूती है। मेरा लेफ्ट हैंड है इसलिए, लेकिन मैं वो दिखा रहा हूं। मैं, कोई मोबाइल दो मुझे, अपना मोबाइल दीजिए, कोई भी मोबाइल दीजिए। अभी ये मोबाइल है, देखो मोबाइल है ना। अब ये मोबाइल इस बंदे की जेब में डाल दिया मैंने, सिर्फ शरीर को टच किया है मोबाइल मैंने। अब दोबारा करो हाथ। अब देखो मैं सिर्फ 2 उंगलियों से इसका हाथ नीचे कर सकता हूं। इसके शरीर की जान खत्म हो चुकी है, गारंटेड। क्यों लग रहा है, फील हो रहा है? मतलब जान फील हो रही है अंदर बॉडी में? पहले हो रही थी। दोबारा करो, इनको कभी डाउट ना हो जाए। ये देखो, एक उंगली से देखते हैं, चलो ठीक है। नहीं रोक सकता, रुक रहा है, खत्म हो गई ना जान। ठीक है, अभी इसको देखते हैं पहलवान को। अभी इस वाले पहलवान को देखते हैं। ये डाल दिया मोबाइल इसके हाथ में, ये सिर्फ इसकी पॉकेट, सिर्फ शरीर को टच किया मैंने। अब फिर से करो वैसे ही। अभी चलो अपना 2 उंगलियों से करते हैं। अब लगा के दिखा, जोर लग रहा है उतना ही है? मेरे को पूरा करना पड़ा, जानदार है लड़का, लेकिन नहीं लगा पाएगा। उतना ही लग रहा है जोर? क्या लग रहा है, कम हुआ या वैसा ही है? वैसा ही है, मतलब कम नहीं महसूस हो रहा? कमाल है। फिर कैसे आएगा नीचे? दोबारा करो, पूरा करो, पूरा। ये लो, अभी लगा रहा हूं, ठीक है? लगा जोर। देखो अब बॉडी में कितनी जान है, और अब बॉडी में कितनी जान है, ये देखना पड़ेगा अपने को। है हुआ क्या हुआ? ताकत कम लग रही है हमारी। कम लग रही है? अब ताकत कम कैसे हो गई भाई, सिर्फ ये मोबाइल हाथ में आने से? जाओ बैठो। आपने महसूस किया? आप घर जाके देखना, अपने भाई का, अपनी मम्मी का, अपने पापा का हाथ में फोन, पहले बिना हाथ में फोन दिए देखना, यहां पे जोर लगता ही नहीं है, खत्म हो जाता है। अब आप सोचो, हमारे जो प्रजनन अंग हैं, जो हमारे नई पीढ़ी के जो प्रजनन अंग हैं, वो इस हिस्से में रहते हैं, है ना, पेट से नीचे के हिस्से में। और मोबाइल कहां डलता है? यहीं पॉकेट में। ये मोबाइल जिस हिस्से में डलेगा, अगर इस पॉकेट में डल रहा है तो आपका हार्ट से ऊर्जा ले रहा है, आपका पूरा दिल खोखला कर रहा है। अगर ये आपकी पॉकेट में डल रहा है तो आपको नपुंसक और बांझ बना रहा है। आपका स्पर्म काउंट और एग काउंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगली पूरी पीढ़ी को नपुंसक बनाने का औजार है ये। यूज करोगे? दबा के यूज करोगे? और बताता हूं, जो सेंसिटिव सा आदमी होता है ना, जब इस फोन को ऐसे हाथ में लेके यूज करता है तो उसके हाथ में सेंसेशन फील होता है। आप में से किसी को लगता है? होता है ना? ये सेंसेशन क्या है? ये इनको हो रहा है क्योंकि ये एज्ड लोग हैं और ये बैठ के महसूस करते हैं अपने हाथों में कि ये सेंसेशन हो रहा है। मतलब आपके हाथों की ऊर्जा को धीरे धीरे ये आपको खोखला कर रहा है। आप क्यों बचे हुए हो मालूम है अब तक? ये एरिया जो आपका इलाहाबाद का एरिया है, इसमें मैं देख रहा हूं कि यहां का आदमी नंगे पैर रहता है ज्यादा समय। वो रहना चाहता है घर में, उसने व्यवस्था ऐसी की हुई है। दूसरा, यहां पेड़ पौधे भी काफी हैं। गांव के एरिया में थोड़ा खुला डुल्ला माहौल है। आपके आसपास जीव जंतु और नेचुरल पानी रिसोर्सेज हैं, इसलिए आप थोड़े बचे हुए हो। शहर के आदमी को जाकर के देखोगे ना, बिल्कुल खोखला हो चुका है। गांव के आदमी में फिर भी थोड़ी जान बची हुई है क्योंकि उसका खान पान और उसका रहन सहन प्रकृति के नजदीक है। और मोबाइल का एकमात्र काम है आपको प्रकृति से तोड़ना, आपको अपने समाज से तोड़ना और अपने आप से भी तोड़ना।
और अपने शरीर को बिल्कुल खोखला करना, यही पर्पज है। दिमाग शरीर सब खोखला, उसके बाद खोखले आदमी को जब मर्जी रगड़ लो, जब मर्जी उसको गुलाम बना लो। मजबूत आदमी तो लड़ेगा ना अपने लिए, खोखला आदमी कैसे लड़ेगा? इसलिए आप लोगों के पास एक मौका है कि आपको अर्ली स्टेज में पता चल गया कि यह हथियार आपका नहीं है, यह हथियार उन्होंने अपने लिए बनाया है ताकि अगली पीढ़ी को बर्बाद किया जा सके। तो अब यहां से मैं कंक्लूजन के तौर पर यह मान के चलता हूं कि हमारे बच्चे अपने स्कूल में रहते हुए अपने जो दिनचर्या है उसके अंदर आने वाले वक्त में कुछ ऐसी साइंसेस का इस्तेमाल करना शुरू करें, ऐसी विद्या का, जिससे कि वो अपने टैलेंट को पहचान सकें। इसके लिए अपना चैनल है, एक YouTube का चैनल है। आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ। आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। नीडर इंडिया करके चैनल का नाम है। उसके ऊपर प्ले लिस्ट है, सबसे नीचे जाओगे प्ले लिस्ट में तो वहाँ पेरेंट्स और शिक्षक टीचर्स उनके लिए एक प्रोग्राम दिया है, जिसमें मैंने हर बच्चे के टैलेंट को कैसे पहचाना जाए, हर बच्चे के अंदर के छुपे हुए अभिमन्यु को, भीम को, युधिष्ठिर को, अर्जुन को निकाला कैसे जाए, उसका पूरा विवरण मैंने उसमें दिया हुआ है। तो आपके माँ बाप, आपके शिक्षक अगर उस दिशा में काम करना चाहते हैं, आपका पूरा सिस्टम इस पे अगर काम करना चाहता है, तो हम लोग इसमें दोबारा फिर आ सकते हैं। फिर हम लोग एक अवेयरनेस का प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक पूरा सिस्टम अपने स्कूल के लिए चला सकते हैं, जिससे कि हम हर बच्चे का टैलेंट पता लगाएं और फिर उसके हिसाब से एक ऐसी शिक्षण प्रणाली, एक ऐसी प्रशिक्षण प्रणाली और एक ऐसी विद्या को हम लोग डेवलप करें कि हर बच्चे को बड़ा होकर के समाज में अपना स्थान मिले। तो ऐसी इस मुहिम में हम सब लोग साथ आकर के करेंगे और आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे, इस उम्मीद में अपनी बात में यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।